गुड मॉर्निंग शालू एंड प्रमोद, वॉइस क्लियर आ रही है? Is that audible and visible properly? Clear है। Okay. Actually मेरा थोड़ा सा गला दुख रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर शेक होगी तो मुझे बता दीजिएगा। Okay. अच्छा, कल पीपीटी मिल गई आप लोगों को पूरी? मिल गई थी मैम। अच्छा ठीक है, ये पूरी मैंने इकट्ठी पूरी पीपीटी भेज दी कि रोज 10-10 पेज भेजने तो अच्छा कि पूरी की पूरी आपके पास रहेगी तो आप मैम बाद में आई थी, मैंने रोमा मैम को कॉल किया था शाम को। अच्छा, मैंने शायद उनको 4-4:30 बजे के आसपास दिया था। हाँ, उसके बाद फिर मैंने उसी के बाद कॉल किया था शायद मैंने उसी टाइम पे। अच्छा दे दिया उन्होंने? हाँ। अब एक साथ रहेगी तो देने का झंझट ही खत्म हो जाएगा बार। अच्छा बताइए, कोई एनआरआई का कंसीडर होता है जब वो कितने दिनों तक इंडिया में रहना चाहिए और कितने दिनों तक इंडिया से बाहर रहना चाहिए तो वो एनआरआई होगा? एनआरआई होने के लिए वो मोर देन 182 डेज के लिए इंडिया से बाहर रहना चाहिए। 182 डेज। और बताइए पीआईओ क्या है, ओसीआई क्या है? पीआईओ है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और उनके स्पाउस दोनों ही इंडियन ओरिजिन के। ओवरसीज ओएसआई है ओसीआई है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि किसी और कंट्री में रहते हैं लेकिन इंडियन सिटीजन होते हैं, मतलब वापसी और इंडियन सिटीजनशिप किस पार्ट में दिया हुआ है, कौन सा पार्ट में सिटीजनशिप को? आर्टिकल 11 पार्ट 2। वेरी गुड। और अभी हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप है वो किस एक्ट से डिराइव होता है? वो सिटीजनशिप एक्ट 1955। अच्छा ये बताइए 42nd अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में कौन कौन से वर्ड्स जोड़े गए हैं? 3 वर्ड्स जोड़े थे, सोवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। प्रमोद आपने नहीं रिवाइज किया? वो माइक टेस्ट कर रहा है। अच्छा प्रमोद, आपसे मैं मिली हूँ क्या, मतलब ऑफलाइन बैच में आपसे मिलना हुआ है कभी या आप न्यू हैं? चलिए फंडामेंटल राइट शुरू करते हैं। देखिए पार्ट 1 हमने पढ़ लिया। पार्ट 1 क्या था बताइए, व्हाट इज पार्ट 1? Part 1 is about union and its territories. वेरी गुड। एंड पार्ट 2 अबाउट कौन से लोग रहने वाले इंडिया में, अबाउट सिटीजनशिप, राइट? अब जो पार्ट 3 है आज से शुरू करना है आपका पार्ट 3। और ये जो फंडामेंटल राइट है, जैसे कि ये हो गया कि इंडिया ये टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी है तो वो पार्ट 1 हो गया, फिर इंडिया में रहने वाले लोग वो पार्ट 2 हो गया। अब है कि हम अपने लोगों को क्या क्या राइट देंगे। देखिए फंडामेंटल राइट ना पहले अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हमसे पहले बन गया था। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लोगों को यानी वहाँ के सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए गए थे, जो कि केवल और केवल वहाँ के सिटीजन्स को ही मिलेंगे और कोई अगर वहाँ पे जाके बच जाएगा तो उसको नहीं मिलता है। ठीक है, उस राइट को हम कहते हैं बिल ऑफ राइट। ठीक है, बिल ऑफ राइट वहाँ के लोगों को मिला हुआ है। तो उन्हीं के हिसाब से जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारा बना रही थी कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने कहा हमें भी अपने लोगों को कुछ राइट्स देने चाहिए जो उनको इसलिए मिलेंगे क्योंकि वो इंडिया के रहने वाले लोग हैं। ठीक, तो इसके लिए फिर जवाहरलाल नेहरू और ये आपके डॉक्टर अम्बेडकर इन्होंने बोला फंडामेंटल राइट देंगे। तो जवाहरलाल उस समय अम्बेडकर ने बोला कि मान लो कि हमने अपने लोगों को फंडामेंटल राइट दे दिया, अगर कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज ना कर पाए तो क्या होगा? तो पहले तो ये है कि फंडामेंटल राइट वो राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे राइट है, जैसे आपका कुछ चीजें जो फंडामेंटल राइट में नहीं दी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, ह्यूमन राइट हो गया, लेकिन फंडामेंटल राइट वो राइट है जो आपके पार्ट 3 में दिया गया है। तो अम्बेडकर ने कहा कि अगर कोई कुछ ऐसा सिनेरियो आता है कि लोग अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ये इशू करे, मतलब ये सर्टेन करेगा कि आप अपने फंडामेंटल राइट को प्रॉपर वे में एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट? तो इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट वो राइट है जो कि स्टेट मिलता है, स्टेट मतलब सरकार देती है, स्टेट मतलब एमपी नहीं समझिएगा, स्टेट वही कल मैंने आपको बताया था। इसमें 4 चीजें हो, एक डिफाइंड टेरिटरी हो, पॉपुलेशन हो, गवर्नमेंट हो और गवर्नमेंट
सोवरेन स्टेट दे रहा है। सपोज कि आप मान लो किसी मंदिर में जा रहे हैं और पुजारी ने आपको रोक दिया, तो वहां आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी। जहां रखेगा जहां स्टेट आपकी राइट को रोकेगा और पार्ट 3 का कोई राइट होगा, तब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर वो मतलब आपका पास उसके बारे में कानून बनाता है। अब ये पार्ट 3 में दिया गया है, तो पार्ट 3 में कहाँ से लेके कहाँ तक? पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक जितनी भी चीजें हैं वो सारा मतलब पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक आर्टिकल्स आते हैं। और इसमें 12, 13 को छोड़ देके 40 से लेके 32 तक ये फंडामेंटल राइट है। उसके अपार्ट कुछ चीजें 33, 34, 35 35 वाला जो एक्ट है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। 35 का जो आर्टिकल 35 है वो आपके जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो बाद में एक सेपरेट लेक्चर लेंगे जम्मू कश्मीर का, जिसमें आर्टिकल 35 अच्छे से समझा देंगे। वो बेसिकली बात करते हैं जम्मू कश्मीर का कौन सिटीजन होगा उसके बारे में वो बात करता है। आर्टिकल 35 जो आपका आर्टिकल 35 है वो जम्मू कश्मीर के सिटीजन के बारे में बात करता है। बाकी जो है आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक जितनी भी चीजें वो हमारे इसमें दी हुई है वो पार्ट 3 में दी हुई है। उसमें भी आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 तक की फंडामेंटल राइट है। तो सपोज क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में दिया है, तो आप टिक करेंगे आर्टिकल पार्ट 3। पूछेगा फंडामेंटल राइट किस एक्ट से किस एक्ट तक, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल नंबर 14 से 32 तक, ठीक। तो अब एक एक आर्टिकल देखना शुरू करते हैं। देखो इस लाइन का मतलब आप समझ रहे, दीज राइट्स आर जस्टिफिएबल इन द कोर्ट। इसका मतलब कि अगर आप इस अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आपको अब आपके अपने राइट को कैसे आप एक्सरसाइज कर पाए। जैसे पहला राइट है मतलब पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। यहाँ पे ये बताता है कि ये बस इंट्रोडक्शन आपका दे रहा है। आर्टिकल 12 में बोलता है स्टेट डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि स्टेट कौन है, ठीक। तो आर्टिकल 12 ने बोला कि स्टेट विल प्रोवाइड, स्टेट मतलब वही जिसमें वो 4 चीजें होंगी। तो यूपी एमपी से कंफ्यूज मत करिए। स्टेट क्या करेगा, फंडामेंटल राइट देगा किसको, अपने लोगों को। स्टेट विल प्रोवाइड फंडामेंटल राइट टू द पीपल। तो अब इसमें बोला गया स्टेट किसको माने, भाई कोई स्टेट पर्सन तो है नहीं कि वो चलता रहेगा तो हम बोलेंगे कि स्टेट ने ऐसा कर दिया, ये स्टेट। तो स्टेट किसको, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने कहा यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मतलब कि केंद्र में जो सेंटर में आने वाली जो सरकारें हैं वो, और सेंटर के अंदर जितने लोग काम करते हैं, जैसे आपके आईएएस ऑफिसर सेंट्रल सर्विसेज हो गए, आपके सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल सर्विसेज हो गए। तो सेंट्रल सर्विसेज में आने वाली हर सर्विस वो सारे लोग अगर हमारा कोई काम नहीं करते तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में केवल सरकार नहीं है, लोकसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठती है। जो एम्प्लॉइज, मान लो आप एसएससी पास करते हैं तो आप सेंट्रल सर्विसेज में जाएंगे, आपने काम नहीं किया तो वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए आपके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सपोज आप स्टेट सर्विसेज का एग्जाम पास कर लेते हो, कोई मतलब कुछ किसी का काम नहीं करते तो वो उस आपके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट, जैसे आपके पंचायत होते हैं, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अदर अथॉरिटी जो इसके अपार्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी, जैसे LIC, ठीक है, जैसे BSNL, ठीक है, अगर ये लोग भी हमारा कोई ऐसा चीज है जिसकी वजह से मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ। दिस इज आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 क्लियर हुआ। अब मैम ये सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी के लिए, कोई अगर प्राइवेट बॉडी है जो हमारे राइट्स को वायलेट करेगी, देखो उसके अलावा भी, जैसे कि मान लो कि आप जो है मंदिर में गए और आपको जाने नहीं दिया गया, ये कह के कि भाई आप सपोज कि प्लीज डोंट टेक अदर वाइज, मतलब आप दलित कम्युनिटी से आते हैं मंदिर में नहीं जाएंगे, ठीक, मान लो ऐसा कह दिया गया, तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है क्योंकि मंदिर एक प्राइवेट बॉडी थी इसने आपको रोक दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्याय सहेंगे। हमारे पास और भी बहुत सारे राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, ह्यूमन राइट हो गया, ठीक है, उसके उस मतलब वो सारे कानून का, वो सारे लॉज का प्रॉफिट लेके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर फंडामेंटल राइट का नाम लेके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं कि आप अत्याचार सहेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, नहीं, और भी बहुत सारे राइट है उसके अलावा भी, ठीक। अब है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी लॉ, अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, मतलब कि मान लो कि मेरा राइट है, जैसे फंडामेंटल राइट का पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी, ठीक। राइट टू इक्वलिटी मतलब मैं, आप और प्रमोद, हम सब लोग SSC का एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि हम सब लोग ग्रेजुएट है, बिलो मतलब 18+ है हम सबकी एज, और हम दे सकते हैं।
लेकिन सरकार ने बोला कि जो नोएडा में रहने वाले हैं वो दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि मेरे फंडामेंटल राइट का तो वायलेशन हो गया, राइट टू इक्वलिटी के तहत मुझे भी देना चाहिए। तो अगर कोई भी लॉ ऐसा बनता है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उस लॉ को नल एंड वाइड कर दिया जाता है। नल एंड वाइड का मतलब फर्स्ट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो रहेगा लेकिन उसका एक्सरसाइज नहीं होता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी हुई है लेकिन उसको नल एंड वाइड कर दिया गया, मतलब उसको ऐसा माना जाता है कि ये पेज वाइड है, इसमें कुछ भी नहीं दिखा है। अब कैसे पता चलेगा कि जो फंडामेंटल राइट है वो जो है नल एंड वाइड हुआ है? कैसे पता चलेगा कि मतलब इसने फंडामेंटल राइट, ये जो कानून बनाया गया इसने फंडामेंटल राइट को वायलेट किया? तो इसको बताएगा वो जुडिशरी ने कहा हम बताएंगे। जब भी कुछ ऐसा होगा और कोई मेरे पास ये लेके आएगा, अपना प्रॉब्लम लेके आएगा कि भाई मेरा फंडामेंटल ये ऐसे ऐसे हुआ या ये कानून बना तो मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो जुडिशरी ये चेक करेगी कि सच में हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जब चेक करके वो बताएगी कि हाँ हुआ है तो वो जो कानून है वो नल एंड वाइड हो जाएगा। अब आ जाते हैं, शुरू करते हैं आपका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट शुरू हो जाता है राइट। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन मतलब हम सब सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट मिले हैं, जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 32 तक है। ये पूरी चीजों को हम 6 फंडामेंटल राइट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी, सबको बराबरी का अधिकार है, सब एक बराबर होंगे, कोई भी इन द आई ऑफ द गवर्नमेंट कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब है कि कहीं भी आ जा सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऐसा नहीं होगा कि कोई मुझे दबा के रखेगा, मुझे अपनी मनमानी मेरे ऊपर खिलाएगा, तो मुझे किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए मुझे राइट दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, इसका मतलब हमारे यहाँ पे हर धर्म को मानने वाले लोग थे। अब हर धर्म को मानने वाले लोग थे तो जरूरी था कि वो सब लोग इंडिया को अपना समझें, इसीलिए हमें ये बोला गया कि आप फ्री हैं, आपको फ्रीडम दी जाती है कि आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का मतलब होता है कि देखिए जितनी कम्युनिटी उतना उनका कल्चर। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें तो बहुत मतलब हर 10-10 घर पर उनका कल्चर बदलता रहता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि जो शादी होती है वो होती है आपके मतलब घर में शादी हो जाती है। इवन आपके साउथ इंडिया में क्या होता है कि जो पहला रिश्ता होता है वो होता है मामा की बेटी से शादी होती है। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट कल्चर है। हो सकता है अदर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ना करे, तो हमें हमारा कल्चर राइट है, आप जिस तरह का भी कल्चर फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और जिस तरह की पढ़ाई करना चाहते थे कि कुछ लोग जो है गुरुकुल में पढ़ते हैं, कुछ लोग मदरसाज में पढ़ते हैं, तो उसको लेके कोई रोक नहीं है, आप जैसा चाहे पढ़ाई कर सकते हैं। और लास्ट है जो आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि अगर जितने ऊपर ये फंडामेंटल राइट दिए हैं और अगर आप उनका एक्सरसाइज नहीं करते तो आर्टिकल नंबर 32 आपको बताता है कि आप कैसे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या करेगा, वो है आपका आर्टिकल नंबर 32। तो पूरे फंडामेंटल राइट को 6 राइट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछते हैं कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, तो आप बोलेंगे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर। ठीक है, आप ये नहीं करेंगे कि 40 से लेके काउंट करें 1 2 3 4, नहीं, टोटल 6 फंडामेंटल राइट है। अब जो इसके अंदर के आर्टिकल्स है वो इसी के सब पार्ट्स है। ठीक, अब एक एक करके सारे आर्टिकल्स को देखिए। तो फंडामेंटल राइट क्या है? अरे तो फिर से वही स्लाइड रिपीट हो गई। जो पहला फंडामेंटल है वो राइट है, वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक की चीजें आती हैं? तो आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे आपके राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। ठीक, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक की जितनी भी चीजें हैं वो राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। जैसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 14, इसने बोला इक्वलिटी बिफोर लॉ, पहली चीज बोली इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब इन द आईज ऑफ लॉ, मतलब मान लो कि आपने चोरी की, मतलब शालू ने भी चोरी की, प्रमोद ने भी चोरी की। ठीक, तो अब इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि मान लो कि मैं बोलूं कि शालू इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट, तो इनको जो है सजा मिलेगी कि मैं इनके कान में वेद का मंत्र डाल दूं। अब प्रमोद ने कोई क्राइम किया तो मैं बोलूं कि यू आर नॉट माय फेवरेट स्टूडेंट, तो आपके कान में पिघला हुआ हम कांच डालेंगे। इवन पास्ट टाइम्स में ऐसा ही होता था कि अगर कोई क्राइम ब्राह्मण्स करते थे तो उनके कान में वेद का मंत्र पढ़ा जाता था, और कोई काम अगर दलित गलत करता था तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डालते थे। ठीक, अब इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या हो गया कि जो पनिशमेंट शालू को मिलेगी वही पनिशमेंट प्रमोद को मिलेगी, यानी कि इन द आई ऑफ लॉ ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट रूल बनाएगी, मान लो गवर्नमेंट ने रूल बनाया सर्व शिक्षा अभियान, गवर्नमेंट ने रूल बनाया मनरेगा, तो अब इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का मतलब कि अगर आपकी भी कोई मतलब आपकी भी एनुअल इनकम 1000 है,
एंड शालू की भी एनुअल इनकम 1000 रुपीज है, और मंथली इनकम 1000 ईयरली तो बहुत कम हो जाएगा। प्रमोद की भी मंथली इनकम 1000 रुपीज है, और आपको जरूरी है, आपको चाहिए कि आपको कुछ सोशल सिक्योरिटी दी जाए। तो इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का मतलब जो प्रोटेक्शन मैं आपको दूंगी, यानी जो प्रोटेक्शन सरकार शालू को देगी, वही प्रोटेक्शन वो आपके प्रमोद को भी देगी। तो आर्टिकल 14 दो चीजों की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ कि मतलब कानून की आंखों में दोनों बराबर है, और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ मतलब कि अगर सरकार कोई प्रोटेक्शन देती है तो जो प्रोटेक्शन आपको देगी वही प्रोटेक्शन गाँव का जो सबसे डाउन प्रोटेक्शन सेक्शन है उसको भी वही प्रोटेक्शन दिया जाएगा। आई बात समझ में? आर्टिकल 14 क्लियर हुआ? क्लियर हुआ प्रमोद शालू? फिर है आपका आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 बोलता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी सिटीजन पे, किसी भी सिटीजन के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। 5 ही ग्राउंड्स बताए कि इन 5 ग्राउंड के बेसिस पे आप किसी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, आप ये नहीं कहेंगे कि हिंदू धर्म वाले के साथ ऐसा होगा और मुस्लिम वाले के साथ ऐसा होगा। इसीलिए जो आपका अभी सिटीजनशिप एक्ट बना था जिसमें बोला गया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुसलमान को आने के लिए रोका गया था, उसमें यही बोला गया था कि रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रेस, बहुत सारे लोग आप देखो नॉर्थ ईस्ट के लोग ऐसे लगते हैं कि जैसे चाइनीज है ना, तो रेशियल बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। कास्ट के बेसिस पे सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे जो आपकी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि नोएडा वालों के लिए ऐसा कानून होगा कि हर लोगों को 10-10 किलो चावल मिलेगा, और छत्तीसगढ़ वालों के लिए ऐसा होगा कि इन लोगों को रोज सुबह 10 थप्पड़ पड़ेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेशन, यानी सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। तो अब बाद में क्या होगा कि ऐसा लगने लगा कि मान लो कि अगर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे तो कुछ जो सेक्शन है वो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ऐसा समझिएगा कि अगर किसी सेक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा या किसी कास्ट के साथ नहीं होगा, तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा ना कि वो मिलता है रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन भी नहीं मिलना चाहिए। जब सब लोग बराबर हैं तो जिसके लिए सबसे ज्यादा नंबर होंगे वही एसएससी में सिलेक्ट होगा, तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे करें, है ना? तो ये लोग को मान लो जो एससी कम्युनिटी है या पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए कैसे फिर वो कानून बनेगा? तो एक अमेंडमेंट किया गया, और उस अमेंडमेंट में बोला गया कि स्टेट के पास ये पावर होगी, यानी सरकार के पास ये पावर होगी कि वो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, विमेंस के लिए और चिल्ड्रन के लिए चाहे तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि ऐसा बोल दिया जाता है कि किसी कहीं इलेक्शन होता है तो बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विमेंस ही पार्टिसिपेट कर सकती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से ही सोसाइटी के लोअर स्टेटा पे हैं। अगर उनको इक्वालिटी में डाल दिया जाएगा, ये कह देगा कि सबके बराबर इनको भी ट्रीट किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं अनइक्वल होगा। कि पहले जरूरी है कि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे ला दिया जाए। एक बार लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएंगे फिर तो आप चाहे जैसे कानून बनाते हो। तो लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए स्टेट को ये पावर दी गई कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, और इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि ये लोग पहले से जो सोसाइटी का जो लेवल है वहाँ पे बहुत पीछे थे। ठीक, अब आर्टिकल नंबर 16 देखिए। आर्टिकल नंबर 16 बेसिकली आपकी बात करता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक, गवर्नमेंट जॉब के लिए बात करता है। तो इसमें ये बोला गया कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी होती है ना कि मतलब ये मेरी अपॉर्चुनिटी है कि मैं एसएससी दे पाऊँ, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दे पाऊँ। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देगी किसको, अपने सारे सिटीजन को। किस लिए? एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट, किसी भी ऑफिस में जो स्टेट के अंदर आता है। ठीक है, मतलब अगर सरकार की कोई सर्विस है, ये नहीं है, झूठ है। क्यों? इक्वालिटी का है अपॉर्चुनिटी में, तुम्हें 3 साल है, उनके पास अनलिमिटेड है। नहीं तो बेटा अभी इसको अगली लाइन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये वाली लाइन अभी इससे भी तो पढ़ी ना कि वो लोग जो लेके आए रिजर्वेशन वो इसी बेसिस पे तो लेके आए हैं। चलिए ये देखिए, इसमें क्या था कि सरकारी जॉब में गवर्नमेंट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ये नहीं, एमपी की सरकार ये नहीं बोलेगी कि तुम यूपी से हो तो तुम हमारे स्टेट पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। किस किस बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? रिलीजन के बेसिस पे, ऐसा नहीं होगा कि हिंदू एसएससी पास करेंगे मुस्लिम्स को देने ही नहीं देंगे। रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, डिसेंट, ये नया वर्ड जोड़ दिया गया था। डिसेंट मतलब कि कोई यूपी का पर्सन और एमपी का एग्जाम देना चाहेगा तो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। कोई बिहार का बंदा है अंडमान का एग्जाम दे सकता है तो दे सकता है। प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे और रेजिडेंस के बेसिस पे आप जो है आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन यहीं पे ला दिया गया आपका रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या बोलती है कि कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो कि पहले से ही बहुत पीछे हैं।
है ना। मतलब कि पास्ट टाइम से वो लोग बहुत पीछे थे। तो अब ये हो गया कि अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे तो वो लोग और पीछे चले जाएंगे। मतलब जब कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो जो आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, सपोज आपकी मेड जो क्लास 5th भी पास नहीं है, ठीक है, तो अब उसको कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड पे पहले लाया जाए। पहले तो उसको कमला लिखना तो सिखाएं। तो अब जरूरी था कि पहले उनको लेवल प्लेइंग फील्ड में लाने के लिए जरूरी था कि उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी दे दिया जाए। तो आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 यहाँ से ही आपका रिजर्वेशन, आर्टिकल 16 बेसिकली सरकारी नौकरी में जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो 16 से ही डिराइव होता है, कि जहाँ पे बोला गया कि अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए इनको थोड़े से एक्स्ट्रा हम देंगे, जैसे कि एडमिशन में, इवन प्रमोशन में, हर जगह पे फिर रिजर्वेशन की बात की गई कि इतना % सीट रिजर्व ही कर दो कि आएंगे तो यही लोग आएंगे। और उसके पीछे बेसिकली उनके थॉट प्रोसेस ये थी कि कुछ लोगों के लिए अगर रिजर्वेशन कर देंगे तो ये मतलब उसी कम्युनिटी के कुछ लोगों को रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, तो जब ये लोग ऊपर उठ जाएंगे तो बाकी जो उनके कम्युनिटी के लोग हैं इनको ये लोग अपने आप खींच के ऊपर उठा लेंगे। हालांकि इन माय ओपिनियन वो बिल्कुल फेल्ड मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखो तो आज भी जो मतलब कम्युनिटी है, अगर उनको खींच के अपने लोगों को उठाना होता तो उठा लिया होता। अभी तो मतलब किसी जगह पे ऐसा है कि जो वैसे सीएम है वो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसके बाद भी उनको अपलिफ्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये तो ऐसा हो गया कि अब जनरल वाले बच्चे कहने लगे कि हमें भी रिजर्वेशन दो, और आज के टाइम पे आपने जनरल को भी 10% रिजर्वेशन दे दिया। सोचो 60% प्लस रिजर्वेशन है, तो जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है वो उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि अब जो है रिजर्वेशन को धीरे धीरे कम करना चाहिए, तो धीरे धीरे उसको बढ़ाने के बजाय अब धीरे धीरे कम करो। और वो आपने इसीलिए तो किया था कि एक बार लेवल प्लेइंग फील्ड पे लोगों को ला देंगे फिर रिजर्वेशन हटा देंगे। तो इतने दिन से आप कर क्या रहे हैं? रिजर्वेशन डिमांड हो रहा है। हाँ वो तो देखिए कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। हाँ अब गुर्जर लोगों ने भी कह दिया। तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन लगाने से अच्छा है कि तो इस 70 सालों में आप कर क्या रहे थे? अगर एक कम्युनिटी को भी आप ऊपर नहीं कर पाए फिर कितने से आप कर क्या रहे थे? तो कब तक लेवल प्लेइंग फील्ड में लाओगे? और लेवल प्लेइंग फील्ड में उनको तो ला नहीं पाए, और जो आगे थे वो लोग भी कह रहे हैं हमें भी रिजर्वेशन दो। तो आप आगे बढ़ रहे हैं या पीछे लौट रहे हैं, है ना। ये वाले भी कह रहे हैं हमें भी रिजर्वेशन में लाओ, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है कोई भी फैसिलिटी देने में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए। फिर आपका आर्टिकल नंबर 17। तो देखिए आर्टिकल 17 क्या है कि पास्ट टाइम में हमारे यहाँ पे इंडिया में अनटचेबिलिटी बहुत प्रिवल थी। तो ऐसा होता था कि गांव में एक पूरा डायरेक्शन, मतलब साउथ का डायरेक्शन ये डिफाइन करता था कि साउथ के डायरेक्शन में केवल दलित लोग ही बसेंगे। ठीक है, इस तरीके की चीजें। देखिए एक बात याद रखिएगा कि पॉलिटी की क्लास में जेंडर और कास्ट बायसनेस मत सोचिएगा। हम यहाँ पे एज ए इंडियन सिटीजन बात कर रहे हैं, तो आप यही सोचिए चलिएगा कि जो भी हम बोल रहे हैं किसी उसके कास्ट के, रिलीजन के, सेक्स के बेसिस पे नहीं बोल रहे हैं, हम तो बस चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी होगा बिल्कुल उसको दिल से मत लीजिएगा कि मतलब आई एम अ कास्ट बायस और यू आर अ कास्ट बायस, नॉट एट ऑल। वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ इंडिया, राइट। तो पहले क्या था, अनटचेबिलिटी वहाँ पे बहुत प्रिवेल थी इंडिया में। अब ऐसा था कि अब हम अपने देश में रहने वाले थे, गुलाम देश में नहीं। ठीक है, हम अपना कानून बनाने वाले थे। तो सबसे पहले बोला गया कि अनटचेबिलिटी को तो पूरी तरीके से एबॉलिश कर दो, और अगर कोई इसको प्रैक्टिस करता है तो उसको फॉर्म इज नॉट फॉर्म इज फॉरबिडन, मतलब फिर आपको सजा होनी ही होनी है अगर आपने अनटचेबिलिटी प्रवेल की। अगर किसी आर्टिकल का सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो वो यही आर्टिकल है। आज की डेट में आप देखो, पानी बताशे खाने जाओ, चुरमुरे खाओ, तो कभी आप उससे कास्ट नहीं पूछते कि भाई पहले तुम बताओ तुम किस कास्ट के हो, तब मैं तुमसे गोलगप्पे खाऊं, है ना। तो अब अनटचेबिलिटी जैसी चीजें इंडिया में नहीं है। सबसे अच्छे जगह कोई आर्टिकल मतलब उसमें आया है, एग्जीक्यूशन में है, दैट इज आर्टिकल नंबर 17 कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया। और इसकी जो प्रैक्टिस है उसको हर तरीके से बोला गया कि इसकी प्रैक्टिस को अगर आप करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं तो वो बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल नंबर 18। देखिए अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री वगैरह में आपने देखा होगा कि राजा लोग बहुत सारे टाइटल होल्ड करते थे। जैसे अशोक, तो अशोक का नाम था प्रियदर्शनी, देवा नाम प्रियदर्शी। इवन उसके अलावा भी जैसे सी राजा गोपालाचारी, महात्मा गांधी, केसरे हिंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका मतलब लगता है कि कुछ लोग बिल्कुल बाकी लोगों से एकदम अलग है ना। तो टाइटल्स है इनके पास। तो बोला गया हमारे हम सब लोग बराबर हैं, हमारे को कोई टाइटल नहीं मिलेगा। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि जिले इलाही शालू चौधरी, है ना, शहंशाहे प्रबोध, तो सी मतलब थोड़ा सा आपको अलग कर दे रहा है ना। तो ये बोला गया कि हम किसी भी तरीके का टाइटल अब अपने लोगों को नहीं देंगे, कोई टाइटल अवॉर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन डाल दिया गया कि मिलिट्री में बोलते हैं ना कमांडेंट, है ना, ये कमांडेंट या विंग कमांडर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उसको कहते हैं कमांडेंट। तो वहां पे मिलिट्री में आप जो है वो दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं। एकेडमिशिया में जो लोग रिसर्च स्कॉलर होते हैं उनके नाम के पहले देखिए डॉक्टर्स लगते हैं। प्रोफेशनल जैसे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनके नाम के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता ही रहता है। प्रोफेशनल्स के या डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स के नाम पहले डॉक्टर्स रहता ही रहता है। ठीक है, तो वो सारे प्रोफेशनल्स लोगों को आप दे सकते हैं
तो व्हाट अबाउट भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, वो भी तो टाइटल है। तो वो देखिएगा वो टाइटल नहीं है, वो ऑनर है। अगर आपको भारत रत्न दिया गया तो इसका मतलब आपको भारत रत्न का टाइटल नहीं दिया गया है, आपको ऑनर किया गया, आपको भारत रत्न से ऑनर किया गया। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण ये आपका टाइटल नहीं है, दिस इज एंड ओनली ऑनर। ठीक है, तो भूलिएगा मत। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 से हटाया गया है, और ये इसमें टाइटल हटाया गया है। ऑनर करना, ऑनर आप अभी भी कर सकते हैं। तो ये जो 14 से लेके 18 तक के राइट थे, ये सब राइट टू इक्वलिटी में आते थे। अगला जो राइट है वो राइट टू फ्रीडम है। तो पहले आप मेरे को बता दो कि राइट टू इक्वलिटी क्लियर हो गया सारे आर्टिकल्स? यस मैम। बताइए आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 बताइए, प्रमोद आप भी बताओ। डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किस 5 ग्राउंड कौन कौन से? रिलीजन, कास्ट, रेस एंड सेक्स एंड बर्थ ऑफ प्लेस। प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा, रिजर्वेशन किस मतलब रिजर्वेशन का जो बेसिस है वो क्या है, कौन सा आर्टिकल है? 16। आर्टिकल नंबर 17 क्या है? अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल। इतनी जल्दी भूल गए? चलिए आगे पढ़ाएं या इसी को बार बार रिवाइज करें? आपको भूल रहा है? नहीं मैम, पढ़ा देते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्लास के बाद। अब देखो आपके पास पूरी पीपीटी, तो आप क्लास के पहले एक बार थोड़ा सा पढ़ लिया करिए आगे तक, तो जब आपको पढ़ाया जाए ना तो ताकि जल्दी जल्दी बैठ जाए। अगला आपका राइट टू फ्रीडम। अब ये जो राइट टू फ्रीडम है ये आर्टिकल नंबर 19, 20 और कैसे हो रहा है, अभी क्वेश्चन शीट नहीं गई ना आपके पास, क्वेश्चन आज पूछते हैं। एक मिनट, अब आर्टिकल नंबर 19 देखिए। आर्टिकल नंबर 19 से बड़े क्वेश्चन आते हैं कि आर्टिकल नंबर 19 में देखिए बहुत सारे, जैसे ये 19 है ना, ये पूरा आर्टिकल 19 है। इसमें जो है इसके आपको 5 तरह की फ्रीडम्स दी गई है। ठीक, तो इसको ऐसे पढ़िएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हो गया 19 क्लॉज ए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन 19 क्लॉज बी। फ्रीडम ऑफ असेंबली 19 क्लॉज सी। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस 19 क्लॉज डी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट 19 क्लॉज ई। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन 19 क्लॉज एफ। इस तरीके से पीपीटी मैंने बनाई थी कि आपको एक ही जगह पे मिल जाए ताकि समझ में आ जाए कि क्या है। आधी बात समझ में कि कैसे बनाए? तो देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 का जो पहला आर्टिकल है वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक मान लीजिए मैं आपको एन बुक से समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज अब ऐसे समझ मत लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ऐसे ही पढ़ा होगा, ये बस याद करने का तरीका है। जैसे सपोज कि आप किसी को पसंद करते हैं, सपोज कि यू वांट टू मैरी अ गर्ल एंड शालू आर यू मैरिड? शालू आर यू मैरिड? तो समझ लीजिए कि आप शादी के पहले की आपकी बात हो रही है कि आपने किसी को सपोज करी कि पसंद किया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, स्पीच आप अपने घर में क्या करेंगे, बोलेंगे और एक्सप्रेस करके बताएंगे कि आई एम इन लव विद समवन। मतलब स्पीच किया, पहले बोला और एक्सप्रेस कर दिया कि मैंने ऐसा ऐसा किया। फिर आपके घर में बोलेंगे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि चलो ठीक है, तुम अपना, तुम्हें मतलब ये अधिकार है, तुम्हें राइट है कि तुम उनके साथ अपना एसोसिएशन बना लो। एसोसिएशन का मतलब कि फिर किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ग्रुप में एसोसिएट करने का मेरे को राइट है। अगला है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फिर असेंबली बनेगी, भाई शादी वादी होगी तो बहुत सारे लोग आएंगे, असेंबली में कौन से लोग आएंगे, जिनको आप चाहेंगे और जिनको आपका पार्टनर चाहेगा, तो उन लोगों की असेंबली बनेगी। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस का मतलब फिर जहाँ पे भी आपको लगेगा कि हम लोगों को यहाँ पे बस जाना चाहिए, मतलब इंडिया के इस पार्ट में रहना चाहिए, तो उस जगह पे आप लोग रहना शुरू कर देंगे। फिर है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फिर वहां से अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मूव करके नागालैंड में बसना चाहिए, तो आप वहां से मूव भी कर सकते हैं।
फिर अगर आप नागालैंड में बस जाएंगे तो किसी भी प्रोफेशन को चुनने का राइट है आपके पास, आप जो भी चाहे वो काम कर सकते हैं। अगर आपका मन करता है कि मैं मंदिर में पूजा कराया करूँ तो वो भी प्रोफेशन आप चुन सकते हैं। आपका प्रोफेशन का मतलब है कि मैं एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करूँ तो आप वो भी प्रोफेशन चुन सकते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 19 क्या बात करता है, कुछ भी स्पीच बोलने का और उसको एक्सप्रेस करने की बात करता है। एसोसिएशन बनाने की बात करता है कि आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। असेंबली बनाने की बात कर सकता है कि हम किसी भी ग्रुप में जा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस की वहां पे बस सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की मतलब उस जगह से किसी और जगह पे भी आ जा सकते हैं। और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन मतलब कोई भी प्रोफेशन अपनाने का चुनने का भी मेरे को राइट है। लेकिन अब क्या है कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई। सपोज कि इंडिया चाइना का युद्ध चल रहा है, इंडिया चाइना में वॉर चल रही है। अचानक आप बोले कि मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मैं कहीं भी आ जा सकते हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं। और आप बोले कि अभी मुझे अरुणाचल प्रदेश घूमना है, मुझे देखना है कि कैसे वॉर होती है, कैसे बैटल होता है, तो ऐसे में जो है प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो कभी भी जो सरकार है वो इस पर रेस्ट्रिक्शन डाल सकती है। जब गवर्नमेंट को लगता है कि टाइम अभी सही नहीं है या टाइम अभी ऐसा ऐसा है, तो जब चाहे तो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे। तो इसलिए वो जो है आपकी मतलब इसके मूवमेंट को या आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट भी गवर्नमेंट कर सकती है। और एक नेशनल इमरजेंसी लगती है, जैसे अभी कोविड चल रहा है तो अब कहीं आप नहीं बोल सकते, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी कभी कभी लगती है, नेशनल इमरजेंसी आपके प्रेसिडेंट लगाते हैं, राइट। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपके सारे के सारे राइट वहीं पे खत्म हो जाते हैं, फिर उस समय किसी के पास कोई राइट नहीं होता। ये आपका आर्टिकल नंबर 19 क्लियर हो गया? चालू क्लियर हुआ? यस मैम। अब आर्टिकल नंबर 20 और मैं यस यस बोल रही हूँ। अच्छा कोई नहीं। आर्टिकल नंबर 20 देखिए, आर्टिकल नंबर 20 में तीन, ये ABC मतलब 20 क्लॉज A, 20 क्लॉज B और 20 क्लॉज C। इसमें क्या है कि देखिए, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और फॉर ऑफेंसेस। सपोज कि कोई कन्विक्शन है, कोई क्राइम हुआ है, उसमें अगर आप एक केवल मतलब आपका एक नाम आया कि आप अभी ये क्राइम कर सकते हैं, हो सकता है ये क्राइम आपने किया हो, तो उसमें भी आपको फंडामेंटल राइट दिया गया। देखिए कैसे, पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि मतलब कोई भी लॉ पिछले से पिछले आप ऐसे लागू नहीं होता, जिस दिन वो कानून बनेगा फिर उस दिन से वो लागू होता है, ठीक। जैसे सपोज कि आप किसी मंदिर में गए और वहां पे आपने जूता चोरी कर लिया किसी का, आपका जूता चोरी मतलब नहीं मिल रहा था तो आप किसी और का जूता चोरी करके चले आए। सपोज कि उस दिन तक जूता चोरी होने के लिए 3 महीने 3 मंथ की आपको वो मिलती थी कि 3 महीने के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा, ठीक। अचानक आपका जूता चोरी हो गया, मुझे पता चला मेरी आपकी दुश्मनी है, मुझे लगा कि अच्छा इन्होंने जूता चोरी किया, तो मैं संसद में जाऊं और मतलब मैं तो लीडर हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँ कि संसद में एक कानून ले आऊं कि आज के बाद जो भी जूता चोरी करेगा उसको सीधे फांसी की सजा, और उसको एक दिन पहले से लागू कर दूं। जूता चोरी आपने कल किया था और मैं बोलूँ कि ये कानून कल से लागू होगा, एक दिन पहले से, तो अब इसके हिसाब से आपको क्या मिलेगी, आपको फांसी मिलेगी, ठीक। तो अब आप बोलोगे कि भाई मैंने तो जूता जब चोरी किया था तब तो 3 ही महीने की सजा थी, मेरे को फांसी क्यों दिया जा रहा है? तो आपके साथ क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 क्लॉज ए बोलता है कि कोई भी कानून पहले से आप लागू नहीं कर सकते, जिस दिन कानून बना उसके बाद आप इसको लागू करेंगे। यानी कि आज अगर जूता चोरी करने के बाद फांसी मिलती है तो मैं आपको फांसी की सजा एक दिन पहले से नहीं दे सकती हूँ। अब कभी अगर आप जूता चोरी करेंगे तब आपको मतलब आपको फांसी की सजा मिल सकती है। नो डबल जीओपार्डी का मतलब क्या होता है कि एक ही क्राइम के लिए किसी पर्सन को दो बार आप पनिश नहीं कर सकते। सपोज कि मैं प्लूटस एकेडमी में काम करती हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा क्राइम कर दिया जो कि एकेडमी के जो रूल्स है उसके अगेंस्ट जाता है, तो एकेडमी ने मान लो मेरे को पनिशमेंट दे दी कि भाई आपको ये पनिश किया जाता है कि आप क्लास में नहीं जाएंगे, या सपोज कुछ भी मेरे को एक्साइटेड पनिशमेंट दे दी। अब वो पनिशमेंट मुझे मिल चुकी है, उसी क्राइम के लिए मुझे पनिश कर दिया गया है। अब एक फैकल्टी रूम है जहाँ पे सारी फैकल्टीज बैठती है, वो लोग बोले कि आप तो फैकल्टीज के नाम पे धब्बा है धब्बा, अब हम भी आपको सजा देंगे। तो मैंने क्राइम तो एक ही किया था, इसके लिए मुझे ये भी सजा देना वो भी सजा देना, तो ये मेरे साथ अन्याय है। तो नो डबल जीओपार्डी का मतलब होता है, नो डबल जीओपार्डी का ये मतलब होता है कि एक ही क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि अब कभी कभी आप देखेंगे कि जब लोगों को ये नहीं पता चलता कि असली क्रिमिनल कौन है, वो कभी कभी पेपर में निकलता है नहीं कि पुलिस वाले किसी को भी पकड़ा देते, तो इतना टॉर्चर करते कि वो बंदा खुद ही कह देता कि हाँ हाँ ये क्राइम मैंने ही किया है। तो आप किसी को मतलब इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते कि वो अपने ही खिलाफ कोर्ट में गवाही दे, अपने ही खिलाफ बोले, तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम अपने अगेंस्ट जाके बोलो, तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये होता है। तो 3 लाभ हो गया। नो एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब
जिस दिन कानून बनेगा उसी दिन से लागू होगा। नो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि एक ही क्राइम के लिए आप किसी पर्सन को 2 बार सजा नहीं दे सकते। और थर्ड है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम अपने ही अगेंस्ट गवाही दो। ठीक, तो ये है तीनों आपके आर्टिकल नंबर 20। तो आपका जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम में आपका आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 20 हो गया। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21 है। तो पहले ये बताइए इतना क्लियर हो गया 1920 क्लियर हो? आर्टिकल नंबर 21 देखिए, आर्टिकल नंबर 21 प्रिविलेज्ड लाइफ की बात करता है, राइट? कि ये हर किसी का प्रिविलेज है, ये मतलब मेरा अधिकार है कि मैं एक प्रिविलेज्ड लाइफ जीऊं। प्रिविलेज्ड लाइफ का मतलब सपोज कि मान लो कि मेरे को कैंसर हो गया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को कैंसर हो गया। अब कैंसर की दवाई तो बड़ी महंगी मिलती है, तो हो सकता है कि मतलब मैं अफोर्ड ना कर पाऊँ। गवर्नमेंट भी कितने लोगों को कैंसर की दवा देगी, तो मान लो मेरी डेथ हो गई। लेकिन सपोज कि मुझे खांसी आ रही है, खांसते खांसते मेरी डेथ हो गई, तो दिस इज द फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट कि वो इतनी भी एम्यूनिटीज हमें नहीं दे पाई कि खांसी से लोग बच सके। क्या वो गवर्नमेंट इतनी भी एम्यूनिटीज नहीं दे पाई कि लोग कहते हैं ना भूख से लोगों की डेथ हो गई, कि हमारे पास इतना, हम तो लैंड ऑफ एग्रीकल्चर है, इसके बाद भी हमारे यहाँ लोग भूख से मर जाए। तो दिस थिंग्स आर नॉट बियरेबल, दिस थिंग्स आर नॉट टॉलरेबल, राइट? तो इसीलिए बोला गया, आर्टिकल 21 बोलता है कि किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन हो, उसको आप डिप्राइव नहीं कर सकते उसकी पर्सनल लिबर्टी से। और तब तक आपको हटा नहीं सकते जब तक कोई प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ हो जाए। कुछ ऐसा प्रोसीजर है कि लॉ में बोला गया तब तक और केवल तब तक आप उसको एक गरिमामय जीवन, ये प्रिविलेज लाइफ लेने से मना नहीं कर सकते। सबकी पर्सनल लिबर्टी है। और इसी राइट का, इसी आर्टिकल 21 का बहुत सारा एक्सटेंशन हुआ है, जैसे आपका राइट टू प्रिवेसी, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, ये सब इसी राइट का जो है कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हो रहा है कि मतलब सबको अच्छे हेल्थ का राइट है, सबको एक अच्छे फूड का राइट है। तो राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, जितना भी ये सब आप देख रहे हैं ना, वो एक आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI एक्ट, सब आर्टिकल 21 से डिराइव होते हैं, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं ये है कि लोगों को एक पर्सनल लिबर्टी वाला जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, राइट होना चाहिए। तो आर्टिकल 21 का ही सब जो है सब पार्ट है। आर्टिकल 21 ये बोलता है कि हर किसी को प्रिविलेज लाइफ जीने का राइट है। क्लियर हुआ आर्टिकल 21? यस मैम। अब इसी में क्या हुआ था कि एक बार मतलब जो मेनका गांधी का नाम तो सुना ही होगा ना, मेनका गांधी व्हाट इज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, आर्टिकल 21 को ही देखिए, ठीक है। इसमें ये हुआ था कि जो है मेनका गांधी को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो 7 जजेस की ये मतलब कोर्ट ने ये बोला था कि मतलब एक्चुअली वहाँ पे ये हुआ था कि मेनका गांधी को इन लोगों ने किसी चीज को लेके, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कुछ तो इशू हुआ था, तो उसको लेके मेनका गांधी को बोला गया था कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते। तो मेनका गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई थी कि मेरी राइट टू प्रिविलेज लाइफ का ये वायलेशन है, मेरा जीवन है, मैं मुझे पूरा ये राइट है कि मैं प्रिविलेज लाइफ जी सकूँ। तो उसी में फिर 7 जजेस एक साथ बैठते, उन्होंने बोला कि बिल्कुल हर तरीके से कभी भी किसी की प्रिविलेज लाइफ अगर वायलेट होती है तो आर्टिकल 21 आप खड़ा है आपके साथ, आपकी लाइफ एक गरिमामय जीवन जीने का आपको पूरा राइट और आप उसको जी सकते हैं, ठीक। तो ये मेनका गांधी का केस हुआ था। अब है आर्टिकल नंबर 22। अगर कभी आपको आर्बिट्री अरेस्ट कर लिया गया, आर्बिट्री अरेस्ट का मतलब कि सपोज करिए कि आप कॉलेज टाइम में हैं, कॉलेज टाइम में अक्सर वो होता रहता था ना, बच्चे जो है चुनाव लड़ते थे, ठीक है, तो बड़ा तोड़फोड़ भी करते हैं उस टाइम पे। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वहाँ तो मतलब चुनाव इतना जबरदस्त होता है कि लगता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, ठीक है। तो इतनी बुरी तरीके से जो है वहाँ पे माला फूल पहन के, मतलब जो लोग लड़ते वड़ते हैं ना, वो तो कार में ऐसे माला से लड़के घूमते हैं, लगता है कि पता नहीं प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है। पूरा इतनी भीड़ होती, पूरे रोड पे चिल्लाते हुए सब निकलते हैं, अपने उसके लिए आए थे, प्रमोशन के लिए बोल लो या फिर वोट मांगने के लिए बोल दो। हाँ, वो लोग ऐसे ही करते हैं। अरे पूछिए मत, एक पर्सन है हमारे यहाँ पे, तो वो बंदा जेल में है और वो जेल से चुनाव लड़ता है, हर साल जीतता है, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री, मतलब कि आप भी उसमें भैया को संघर्ष कराने और जितवाने में लगे हुए हैं, अचानक कुछ ऐसा क्राइम हो गया, आपको भी अरेस्ट कर लिया गया। आर्बिट्री अरेस्ट, आर्बिट्री मतलब आपको पता नहीं कि किस लिए आपको अरेस्ट किया गया, बस आप अरेस्ट हो गए, ठीक, आ गए। अब आपको भी कुछ राइट दिए गए कि आर्बिट्री अरेस्ट के अगेंस्ट आपके क्या क्या राइट है। एक तो ये है कि पहले आपको बताया जाए, आपको अगर अरेस्ट किया गया तो आपको इन्फॉर्मेशन लेने का ही पूरा राइट है कि भाई किस लिए मेरे को अरेस्ट कर रहे हो। अब हम चले नोएडा की सड़क पे घूम रहे थे, मुझे जो है अरेस्ट कर लिया, तो मुझे बताओ तो बताएंगे कि आपने मास्क नहीं लगाया इसलिए आपको अरेस्ट कर लिया गया। तो किस लिए मेरे को अरेस्ट किया गया, क्या कारण है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड, किस ग्राउंड पे मेरे को अरेस्ट किया गया ये बताने का मतलब मुझे ये जानने का मेरे पास राइट है। अब उसके बाद आपने मेरे को अरेस्ट कर लिया, और यहाँ पे जो हमारे यहाँ का कानून है, हमारे यहाँ का जो लॉ है,
वो आम आदमी को जो समझ में आता है, तो मैं कैसे बताऊंगी कि भाई मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, तो मुझे भगवान के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ोगी। तो इसके लिए जरूरी है कि मुझे कंसल्ट करने के लिए दिया जाए कि मैं किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करूँ। तो मैं किसी भी वकील को चुनने का मेरे पास एक अपना राइट है। तो फिर एडवोकेट बताएगा कि भाई तुम ऐसे बचोगे, तुम्हें बेल ऐसे मिलेगी, तो किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने का राइट है। उसके बाद क्या है, राइट टू प्रोड्यूस बिफोर ए मैजिस्ट्रेट। देखिए अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है ना, तो ये जरूरी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाए। फिर मैजिस्ट्रेट ये चेक करेगा कि हाँ इसको अब लॉकअप में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो 24 घंटे के अंदर ये मेरा राइट है कि मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने ले, ताकि मैं भी अपनी बात कह सकूं। मैजिस्ट्रेट मेरी बात भी तो सुने और उनकी बात भी सुने जिन्होंने मेरे को अरेस्ट किया है। तो पहले तो मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे, और अगर अगर आप 24 घंटे में ये फेल हो जाते हैं कि आप मेरे को मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जा पाते हैं, तो आपको मुझे उसी समय छोड़ना होगा। डिटेंशन आप 24 घंटे से ज्यादा किसी का नहीं कर सकते, ठीक है। 24 घंटे से ज्यादा किसी का डिटेंशन नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 22 4 बातें बोलता है कि पहले तो जिस बेसिस पे आपने मेरे को अरेस्ट किया, मुझे बताओ कि इस बेसिस पे आपको अरेस्ट कर लिया गया है। दूसरा है कि किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने का मेरे को राइट है। फिर मेरे पास ये भी राइट है कि मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाए, और मेरा जो डिटेंशन है वो बियॉन्ड 24 आवर्स नहीं होगा, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया जितना अभी तक पढ़ा? प्रमोद एंड शालू क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन करिए। Which fundamental right of the Constitution deals with the freedom of speech? 16 freedom of speech है। शालू, अरे आपने किसी को पसंद किया तो फिर बताया, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या था? 19। अगला क्वेश्चन बताइए। Which fundamental right of the Constitution deal with the abolition of titles? 70 नहीं 18। अनटचेबिलिटी किसमें है? 70 अनटचेबिलिटी। 15 में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। आर्टिकल 20 बताइए। 3 चीजें थी, क्या क्या? वो लॉस के बारे में था। क्या क्या लॉस है, मतलब लेमेंट में अगर आपको बताना है तो क्या क्या है? जो नया लॉ बनेगा उसी डेट से एप्लीकेबल होगा, पहले वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक ही क्राइम के लिए आप किसी को दो बार पनिश नहीं कर सकते, और आप खुद के अगेंस्ट नहीं कर सकते। अब एक बार इसका जो नाम है ना वो पढ़ लीजिएगा, मैचिंग में आता है। डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, उसी बेसिस पे आएगा। आपको पता भी होगा फिर भी आप नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए जो है एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिए 2002 में ऐसा लगने लगा कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं है क्योंकि मम्मी पापा को पढ़ाते नहीं। 2002 में एक अमेंडमेंट लाया गया, और वो अमेंडमेंट था 86th अमेंडमेंट। इसी 86th अमेंडमेंट में आर्टिकल 21 जो ये बोलता है कि आपको प्रिविलेज लाइफ जीने का अधिकार है। तो उन्होंने बोला कि प्रिविलेज लाइफ जीने का अधिकार तो तब होगा जब बच्चा पढ़ लिख लेगा। तो उसने एक 86th अमेंडमेंट किया गया। इसे बोला गया कि हर बच्चे का ये अधिकार है, हर चाइल्ड का ये राइट है, जो जिसकी एज 6 से 14 हो, 6 से 14 तक हो, तो उसका ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपना एजुकेशन ले सकता है। तो 86 अमेंडमेंट आया गया कि राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन, 6 साल से 14 साल के बच्चे के लिए जरूरी है कि वो पढ़े ही पढ़े। तभी से सर्व शिक्षा अभियान या प्राइमरी एजुकेशन इसका कॉन्सेप्ट आया कि सब लोग अपनी पढ़ाई को प्रॉपर वे में कर सकें। तो राइट टू एजुकेशन वाला जो पार्ट है, तो 86 अमेंडमेंट मतलब 2002 में लाया गया था, जिसकी बेसिस पे ये बोला गया था कि राइट टू एजुकेशन दिया जाएगा सबको, ताकि जो है जो 6 साल से 14 साल का बच्चा है वो कंपल्सरी एजुकेशन उसको मिले ही मिले, ठीक है। तो 86 अमेंडमेंट था, 2002 में आया था, आर्टिकल 21A में अटैच हुआ है। और उसमें किस साल से किस साल तक के बच्चों को मिला? तो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को ये चीजें मिलेंगी। भूलेगा तो नहीं, याद रहेगा? यस मैम। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या आता है। एक तो आता है किस अमेंडमेंट से आया था, किस ईयर में आया था, किस साल के बच्चे को कवर किया गया, यही 3 चीजें पूछता है। 6 से 14 साल तक के बच्चे को 86 अमेंडमेंट, और ईयर कौन सा? 2002, ठीक। अब अगला जो राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आपके 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। तो आर्टिकल नंबर 23 बात करता है आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब समझते हैं? जैसे कि क्या होता था कि पहले जैसे हम सामान खरीदते ना, दाल चावल गेहूं आटा,
उसी तरीके से आदमी खरीदे बेचे जाते थे। तो किसी भी तरीके से आप ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि चलो मैं टीचर हूँ तो मैं चलूँ शालू को और प्रमोद की ट्रैफिकिंग कर लूँ, ठीक है, या आपके मम्मी पापा चलो कि बोले कि एक बार सैलरी नहीं मिली तो एक बच्चे को चलो निकालते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज टोटली प्रोहिबिटेड, मतलब लोग अब आप लोगों को खरीद बेच नहीं सकते हैं। और दूसरा है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर मतलब आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। जबरदस्ती मतलब नहीं, बधवा मजदूरी होती है कि बेचारा 7 घंटे तक लेबर काम करता है तो लोग पकड़ पकड़ के जो मालिक होते हैं वो कराते रहते कि नहीं और करो और करो, 9-9 10-10 बजे तक काम कराते रहते, फिर बहुत तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इन दोनों को रोका गया है कि ना तो आप लोगों को खरीदेंगे बेचेंगे और ना ही आप किसी से जबरदस्ती फोर्सफुली लेबर कराएंगे। और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखिए तो आप देखे होंगे वो जो रोड साइड की छोटी छोटी दुकानें होती है, छोटे छोटे बच्चे काम करते रहते हैं, है ना, वो पप्पू बबलू टाइप वाले। तो इसलिए फोर्स्ड लेबर को वहाँ पे रोका गया है कि फोर्स लेबर नहीं कर सकते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई करता है और आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो उस पर्सन के खिलाफ स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट डिराइव करी जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 23 इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ठीक। अब है आर्टिकल नंबर 24। ये जो आर्टिकल है बेसिकली बात करता है बच्चों के लिए कि किसी भी बच्चे को जिसकी एज बिलो 14 है, जो बच्चा 14 साल से जिसकी एज कम है, आप उसको किसी फैक्ट्री में, ठीक है, किसी भी माइन में या किसी भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में। माइन में आपको पता है काम कैसे होता है कि छोटी सी सुरंग होती है, उसमें जगह बहुत कम होती है, तो उसमें क्या होता था कि बच्चों को डाल दिया जाता था कि नीचे से जाके नीचे जाओ, क्योंकि बच्चे तो पतले दुबले होते हैं, नीचे जाके माइन को कलेक्ट करो, राइट। तो अब उसमें क्या था कि माइंस में बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है कि तो बहुत बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बचपन से ही। तो माइंस में, फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा कि अभी भी फैक्ट्रीज में मतलब इलीगली बच्चों को रख ही देते हैं, ठीक है। बहुत मुलायम उनके हाथ होते हैं। अंग्रेजों के टाइम से क्या होता था कि उनके हाथ बहुत मुलायम, तो उन्हीं से जो कालीन वगैरह कारपेट वगैरह बनते हैं तो उसकी कढ़ाई बच्चों से कराई जाती थी, तो बहुत फाइन कढ़ाई बन के आती थी। तो इसलिए अब ये बोला गया कि कोई भी जो 14 ईयर्स के बिलो बच्चे होंगे आप उनको फैक्ट्रीज में, माइंस में या कोई ऐसा एक्टिविटी जहाँ पे हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट है। आपने देखोगे ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में क्या होता है कि जब पेंटिंग करनी होती है तो ऊपर से लटका दिया जाता है, लटक के फिर वो बांस वास पे पेंटिंग घर की करते हैं, राइट। तो इस चीज को रोका गया कि आप जो है हैजार्डस चीजों में छोटे बच्चों को नहीं लगाएंगे। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। एक्सप्लॉयटेशन किसका किसका? वो पहला जो एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23 वो बोलता है कि ह्यूमन का ट्रेड नहीं होगा और फोर्स लेबर आप किसी से नहीं कराएंगे। आर्टिकल नंबर 24 बच्चों को रोकता है, और ये जो है वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन आता है कि कहाँ कहाँ बच्चों को रोका जाता है, फैक्ट्री, माइन और हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में। फैक्ट्री, माइंस और हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में आप किसी बच्चे को जिसकी एज बिलो 14 ईयर्स से जिसका एज कम है उसको आप जो है नहीं लगाएंगे, ठीक है। बिलो 14 जो है उसको आप नहीं लगाएंगे, कहाँ पे? फैक्ट्री, माइंस और हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 23 बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर की, ठीक है। उसके बाद ये जो है कहीं ना कहीं आपके आर्टिकल नंबर 23 में आता है। आर्टिकल 21A बात करता था आपका कि 86 अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात की जाती है। अगला जो राइट है आपका वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है आर्टिकल नंबर 25 से लेके आर्टिकल नंबर 28 तक। 25 से लेके 28 तक हाँ ये कल ही कराएंगे। हाँ, इसको डाउट पहले क्लियर कर लीजिए, ये मैं कराती नहीं, मैं तो बस बता रही थी कि आर्टिकल 25 से 28 तक ये फंडामेंटल राइट जो है आपके रिलीजन की बात करता है। आप बताइए कि क्या पूछना। मैम वो जो जहाँ से हमने जैसे अपने लॉ लिए थे उसमें था एक तो ये कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग। हाँ, ये समझ में नहीं आता। देखिए हमारे शेड्यूल मतलब हमने बताया था ना आपके उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल दिए हैं, 12 शेड्यूल है, उसका जो 7th शेड्यूल है उसमें लिस्ट दी हुई है, ठीक है। वैसे ये सारी चीजें ना अभी आपके जितनी चीजें आपने पढ़ी है पार्ट से वही तो आगे आप पढ़ने जा रहे हैं, धीरे धीरे करके समझ में आ जाता है कि लिस्ट में 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो भी चीजें दी हुई है, जैसे सेंट्रल लिस्ट में है का रेलवे, तो जो भी चीजें सेंट्रल लिस्ट में दी हुई है उसमें लॉ बनाने का फुल राइट है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जो भी चीजें स्टेट लिस्ट में दी है जैसे आपका लॉ एंड ऑर्डर है ना, वो उसमें लॉ बनाने का पूरा राइट स्टेट के पास है। फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें जो है कानून बनाने का राइट दोनों को दिया हुआ है, सेंट्रल भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। लेकिन अगर कभी किसी एक ही चीज पे सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉ बना देते हैं तो उसमें सेंटर वाला जो लॉ है वो माना जाएगा, ठीक। तो ये होता है आपका कंकरेंट लिस्ट।
अब जो अगला आप पूछ रहे हो ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है कि कोई भी लॉ कानून कब बनता है कि जब वो लोकसभा में भी पास हो जाए, राज्यसभा में भी पास हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि एक हाउस ने तो उसको पास कर दिया, दूसरा हाउस उसको पास नहीं कर रहा है, और जो है एक हाउस को लगता है कि नहीं इस बिल का पास होना बहुत जरूरी है, तो स्पीकर क्या करते हैं ज्वाइंट सिटिंग बुला लेते हैं, उसमें लोकसभा वाले भी बैठ जाओ, राज्यसभा वाले भी बैठ जाओ, अब साथ में डिस्कशन करो। साथ में डिस्कस करने के बाद जब वो बिल मतलब जब साथ में डिस्कस करके बिल पे जो डिस्कशन होता है उसको हम कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग, जहाँ पे दोनों हाउसेस के मेंबर एक साथ बैठते हैं। ठीक है, उसको चेयर कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। और क्या डाउट है? बस ये 2 चीजें थी। प्रमोद आपको सब चीजें क्लियर है? वो क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। क्वेश्चन तो बोलो मैं दे तो दूं पहले आपको। आ गए थे ना, इसमें भी थे। हाँ अच्छा अच्छा, कर लिया। प्रमोद आपने किया? आपने नहीं किया तो पहले ये भी कर लें, फिर उसके बाद कल डिस्कस कर लेंगे इसको। मैं अलग से भी भेज दूंगी क्वेश्चन के लिए। बस एक जो 8th क्वेश्चन है और जो 11th है उनमें ऑप्शंस गलत है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट? 70 थे ना। अच्छा अच्छा, इसमें 91 90 दिया था। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है? 11th पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो उससे लिया गया था ना, यूके से, यूके ऑप्शन से। हाँ हाँ हाँ, याद तो है प्रमोद आपको, तो हम तो डिस्कशन कर ही सकते थे क्वेश्चन का, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए, विच एक्ट हैज इम्पोज्ड एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल ओवर इंडिया? तो ये शीट में ना भेजू ना फिर तो, या भेजू अलग से? इसमें ही कर दिया। ठीक है, ओवर इंडिया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सा होगा? 1858। ठीक है, एब्सोल्यूट कंट्रोल आ गया था। अगला, किस एक्ट से जो क्रिश्चियन मिशनरी है वो इंडिया में आ गए थे अपना प्रचार करने? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया था? जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था? 13 दिसंबर 1946। किस एक्ट से जो है इंडिया डिवाइड हुआ था? ये नहीं समझ आया मुझे, मैंने इसका डी मार्क किया ना। नहीं नहीं, इंडिया किस एक्ट से डिवाइड हुआ था, मतलब किससे बोला गया? तो माउंट बेटन उस समय हमारे वॉइस आए थे, तो उन्होंने बोला कि जो मतलब ठीक है हम एक इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेके आते हैं। पहले माउंट बेटन ने एक प्लान बनाया, उस प्लान में माउंट बेटन वॉइस आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा प्लान है कि इस प्लान के अंतर्गत, इस प्लान के अंदर ही इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाएगा, कि इस एक्ट से भारत आवाज से आजाद हुआ। उसी एक्ट में बोला गया था कि 2 कंट्रीज होंगे, एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा। तो इसका आंसर होगा सी, माउंट बेटन प्लान भी और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी, इन दोनों से जो है इंडिया जो है आजाद हुआ था। ठीक है, इंडियन फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 22 जुलाई 1947। और व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर पार्टीशन? 389। याद है ना आप लोगों को? देख देख के तो नहीं किया था क्वेश्चन। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 70। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसका क्या डॉक्टर मतलब है? सच्चिदानंद सिन्हा। वेरी गुड, वेरी गुड। सी सी, फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं पूछा, फर्स्ट कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ सी बोला था। अच्छा, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूके से, ये तो गलत हो गया। जुडिशियल रिव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? USA. यूएसए। जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट हैज बीन टेकन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर हैज बीन टेकन फ्रॉम? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, वेरी गुड। जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज टेकन फ्रॉम? जॉइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर। यूएसएसआर का अब कौन सा कंट्री इसको रिप्रेजेंट करता है? रशिया। रशिया। डेजिरेटरी पावर कहाँ से है? डेजिरेटरी पावर हमने कहाँ से लिया? कनाडा से। कनाडा, कनाडा से। नॉमिनेशन ऑफ मिनिस्टर इन द राज्यसभा? उससे साउथ अफ्रीका। वेरी गुड। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट। अब कौन से पार्ट पे इलेक्शन की बात की गई है? पार्ट 15। पार्ट 20 किसकी बात करता है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड। प्रमोद एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ना, एक बार ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर लीजिएगा। इमरजेंसी पावर कहाँ से किस पार्ट्स में है? इमरजेंसी पावर 20 में, 18 में है, 18 में। 18। हाँ,
20 में Fundamental rights are given in which part? 3. 8. और citizenship is given in which part? 2. चलिए सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन एक बार प्रमोद फिर से कर लीजिएगा, और ये तो वही वाले क्वेश्चन है। बाकी तो आज आपका आधा फंडामेंटल राइट हो ही गया है, वो थोड़ा सा बचा है, वो कल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद डीपीएस भी शुरू करेंगे। आपका हार्डली 10 दिन में क्वालिटी हो जाएगी। ठीक, तो ये शीट में नहीं भेज रही हूँ, आगे वाली जो शीट है वो आपको भेज देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बस यही तक। अब कल है ना आपकी क्लास? यस मैम, डेली है। कल है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम।